हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज है 28 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्टा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एक बात और दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं दोस्तों, उसकी जानकारी भी जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किस राज्य में फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। तो फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर था। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पीछे के शिफ्टों में एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए कहते हैं कि जो भी आपको एनालिसिस करवाया जाता है उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाता है तो उसे रिवाइज करिएगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि यह जो उत्सव है फ्लेमिंगो फेस्टिवल, जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य के पास पुलिकट झील के तट पर जो है इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। यह जो फेस्टिवल है 3 दिनों तक चलता है, जो कि सर्दियों के मौसम के दौरान किया जाता है। इसी समय जो है प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं इस पुलिकट झील के तट पर, इसी को देखने के लिए जो है पर्यटन यहाँ पे जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश के प्रमुख फेस्टिवलों को देखें तो जैसे कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल और श्री बारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव और विशाखा महोत्सव, ये सभी जो है आंध्र प्रदेश के प्रमुख फेस्टिवल हैं। नेक्स्ट अन्य राज्यों के देखें तो कर्नाटक के प्रमुख फेस्टिवल जो है कम्बाला महोत्सव और करागा महोत्सव। नेक्स्ट तो महामस्तकाभिषेक महोत्सव और बैरामुड्डी ब्रह्मोत्सव महोत्सव, ये सभी जो प्रमुख महोत्सव हैं यह कर्नाटक राज्य में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है तमिलनाडु राज्य में देखा जाए तो पोंगल जो महोत्सव है यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पोंगल और पुठांडु महोत्सव, छप्परम महोत्सव और महामहम महोत्सव जो है यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें केरल में, तो केरल में ओणम और मकर बिलच्छू महोत्सव और विशु महोत्सव, थियत्तम महोत्सव, ये सभी जो हैं थियम महोत्सव, ये सभी जो कि केरल के प्रमुख फेस्टिवल हैं। तो इन सभी प्रमुख राज्यों को ध्यान में जरूर रखेगा, क्योंकि यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं फेस्टिवल से, तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो घूमर जो है राजस्थान का नृत्य है, तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर था। मैंने पीछे के शिफ्टों में आपको कवर करवाया था दोस्तों कि राजस्थान से संबंधित जितने भी प्रमुख नृत्य हैं, तो इसलिए कहते हैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में देखा जाए तो नृत्य से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इनसे जुड़ी अन्य फैक्टों को देखें तो घूमर जो कि भील जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है, जो कि देवी माँ जो सरस्वती की पूजा पर जो है किया जाता है। यानी कि घूमर जो नृत्य है या भील जनजातियों के द्वारा जो है सरस्वती माता की पूजा के दौरान किया जाता है। राजस्थान के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों में देखें तो चक्री, गनगौर और झूलन लीला, झूम, सुसिनी, गपाल और करबेलिया, ये सभी जो कि राजस्थान के प्रमुख नृत्यों में से एक है, तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य तो कुचिपुड़ी, बिलासनी नाट्यम और आंध्र नाट्यम, भामा कल्पम, बिरना नाट्यम, टप्पू और तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, ढिमसा, कोलट्टम और बुट्टा बोम्बू, ये सभी जो है आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट आसाम के देखें तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, कली गोपाल, बरगुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल और तबल, चोंगली, कैनो और झुमरा, होबर जाई,
ये सभी जो है झुमरा होपजाई, ये सभी जो प्रमुख जो नृत्य हैं ये आसाम के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट देखें छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्यों में तो गैर मारिया, पत्थी, राउत नाच, पंडबानी, देवमती, कपालिक, भरथरी, चरित्र और चंदैनी, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य हैं। तो इन सभी प्रमुख नृत्यों को ध्यान में रखेगा कि कौन कौन से राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 163 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 163 जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित है, तो मंत्रिपरिषद इसका करेक्ट आंसर होता। तो अनुच्छेद 63 से संबंधित जो है आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। तो अनुच्छेद 63 जो है यह राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रदान किए गए हैं। यानी कि राज्यपाल की सहायता के लिए जो है जो सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की गठन का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 63 में किया गया है। इनसे जुड़े कुछ अन्य प्रमुख अनुच्छेदों को देख लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 63 जो कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 63 के तहत 163 के तहत मैंने जो है राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे आपको पीछे के सेशन में कवर करवा दिया था, तो इसलिए जो है यहाँ पे भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि राज्यपाल से संबंधित देखें तो 163 में जो है राज्यपाल राज्यों के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। यानी कि महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है राज्यपाल अनुच्छेद 163 के तहत करता है। अनुच्छेद 153 जो कि राज्यों के राज्यपाल एक होगा, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 154 जो कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल का जो है कितना कार्यकाल होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 156 में किया गया है। अनुच्छेद 157 में देखें तो राज्यपाल की उस नियुक्ति के लिए योग्यताएं यानी कि राज्यपाल की क्या योग्यता होना चाहिए, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 157 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 158 में देखें तो अनुच्छेद 158 जो कि राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों को बताता है। अनुच्छेद 159 जो कि राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 160 में जो है आवश्यकताओं यानी कि आकस्मिकताओं में जो है राज्यपाल के द्वारा कार्यों का वर्णन किया गया है। यानी कि जब अवकाश चल रहा हो तो राज्यपाल की मतलब क्या शक्ति दिया गया है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 160 में किया गया है। अनुच्छेद 161 में जो है क्षमादान जो कि राज्यपाल को शक्ति प्रदान किया गया क्षमादान के बारे में, इसका उल्लेख अनुच्छेद 161 में किया गया है। अनुच्छेद 162 में जो है राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार का वर्णन जो है अनुच्छेद 162 में किया गया है। तो ये सभी जो थे राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद थे आपको कवर करवा दिया गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेगा। तो चलिए यहाँ उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 63 में जो है कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है अनुच्छेद 63 है। बंद कहते हो भारतीय संविधान में जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान जो लिए गए वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। यानी कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं देखें तो उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, राज्यसभा का प्रधान सभापति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, और यह जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। यानी कि अस्थायी रूप से देखा जाए तो यह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में जो है इनको मत करने का अधिकार नहीं होता है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के समारोह पर जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वह अब्दुल फतेह अल सीसी थे। तो अब्दुल फतेह अल सीसी इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो 2021 और 2022 को कोरोना महामारी के कारण जो है इस दोनों साल जो है किसी भी अतिथि को भारत में नहीं बुलाया गया था। इसके अलावा जो है 1952, 1953, 56, 57, 59, 62, 64, 66, 1970 कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल 10 बार जो है विदेशी अतिथि के रूप में बुलाया जा चुका है। और इस बार जो है 2023 के जो मुख्य अतिथि रहे थे वह अब्दुल फतेह अल सीसी रहे थे। वहीं देखें तो 2024 गणतंत्र दिवस के मुख्य जो अतिथि रहे थे वह फ्रांस के अतिथि जो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि 50वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
विंबलडन जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो विंबलडन जो कि लॉन टेनिस से संबंधित है, तो लॉन टेनिस इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ अन्य फैक्टों को देख दो। विंबलडन जो प्रतियोगिता है, जिसे सरल रूप में देखा जाए तो विंबलडन के नाम से जो जानते हैं, यह जो है दुनिया का सबसे पुराना, सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक है। यानी कि सबसे पुराना टूर्नामेंट टेनिस का देखा जाए तो यही है, विंबलडन ओपन। वह देखें तो यह जो है 1877 में लंदन के विंबलडन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया जाता है, जो कि यह घास के मैदान पर खेला जाता है। नेक्स्ट देखें तो मार्केटा वोड्रोसोवा जो कि 2023 का जो विंबलडन चैंपियनशिप खेला गया था, उसके विजेता रहे वुमेन्स सिंगल में। यानी कि मार्केटा वोड्रोसोवा जो कि 2023 विंबलडन के सिंगल मेंस के जो है विजेता रहे हैं। नेक्स्ट वहीं देखें तो कार्लोस अल्कराज जो कि 2023 के जो विंबलडन हुआ था, उसमें जो है विजेता रहे पुरुष के क्षेत्र में, पुरुष सिंगल में। यह जो है नोवाक जोकोविच को हराए थे, जो कि लगातार जो है यह 4 बार विजेता रहे थे नोवाक जोकोविच। इनको जो है 2023 में कार्लोस अल्कराज जो है हराए थे सिंगल पुरुष बैडमिंटन जो विंबलडन का जो चैंपियन हुआ था 2023 में, उसमें। तो इन फैक्ट को ध्यान में रखेगा। यानी कि पूछा जाए कि सिंगल पुरुष का खिताब किसने जीता है, तो ये भी ध्यान में रखेगा, और महिला एकल का खिताब, ये दोनों आपको कवर करवा दिया गया है, तो इन दोनों को ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो भारतीय जो संगीतकार थे, वह MS सुब्बालक्ष्मी थे। तो MS सुब्बालक्ष्मी इसका करेक्ट आंसर था। ये कंफर्म तो नहीं प्राप्त हो पाए थे तो क्वेश्चन दोस्तों, कि प्रथम पूछा गया था कि कौन पूछा गया था। तो इनसे जुड़ी जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। अब देख लीजिएगा कि आपको जो है ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। यदि पूछा जाए भारत का प्रथम जो संगीतकार जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था, तो M सुब्बालक्ष्मी होगा। वहीं देखें तो M सुब्बालक्ष्मी जो कि कर्नाटक के एक संगीत गायिका हैं, जिन्हें जो है 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी कि यह जो है कर्नाटक के संगीतकार हैं, इनको 1998 में भारत रत्न प्रदान किया गया था, जो कि संगीत के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। वहीं देखें तो इन्हें जो है 1974 में एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार थे। यानी कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली ये पहले भारतीय थे, MS सुब्बालक्ष्मी। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो पहली भारतीय कौन थी जिन्होंने 1966 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया था? यानी कि MS सुब्बालक्ष्मी जो कि पहली भारतीय थे जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन भी किया था। तो ये सभी जो है सुब्बालक्ष्मी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इन्हें ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो इनको जो है इनके बाद 1999 में जो है पंडित रविशंकर को जो है संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्रदान किया गया था। यानी कि 1999 में जो है पंडित रविशंकर को, 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इन्हीं के साथ जो है लता मंगेशकर को भी जो है 2001 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखें तो 2009 में जो कि भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इन सभी में से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे, और इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ट्रांसजेंडर कौन है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले जो ट्रांसजेंडर थे वह नर्तकी नटराज थे। तो नर्तकी नटराज इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो नर्तकी नटराज जो कि प्रसिद्ध तमिलनाडु भरतनाट्यम के नर्तकी हैं। यानी कि ये जो ट्रांसजेंडर हैं यह भरतनाट्यम के नर्तांगनी है। इनका जन्म जो कि तमिलनाडु के मदुरई के पास एक गांव में हुआ था। इन्हें जो है 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भारत में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला थी। इन्हें जो है 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नर्तकी नटराज जो कि महान स्वरूपों में से देखा जाए तो इन्हें तमिलनाडु सरकार के ने जो है 2018 में 11वीं जो क्लास होती है उसके तमिल पाठ्यक्रमों में जो है एक सहायक के रूप में जीवनी की यात्रा का शामिल किया है। यानी कि कक्षा 11 का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें जो है इनके जीवन यात्रा को भी उसमें वर्णित किया गया है पाठ्यक्रम के रूप में, इनके जीवन स्तर को। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखिएगा।
और ये जो है कक्षा 11 में जो दर्ज किया गया है यह सिर्फ तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिलनाडु के पाठ्यक्रमों में डाला गया है, तो ये भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन का तीसरा नियम जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो न्यूटन का तीसरा नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यूटन का तीसरा जो नियम होता है, न्यूटन का तीसरा नियम गति का तीसरा नियम कहलाता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, यह जो है न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है। रॉकेट का जो है तीसरे नियम पर ही आधारित है, यानी कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है इसी पर जो है रॉकेट लॉन्च होती है। यह सबसे मोस्ट फेमस इसका उदाहरण है, तो इसे ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है, जो कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर की दिशा जो है उस पर लागू किया गया बल के समानुपाती होता है। न्यूटन के दूसरा नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है F = ma। वह देखें तो इसका सबसे बड़ा अच्छा जो उदाहरण है न्यूटन के दूसरे नियम का, वह जो है फील्ड में जो खिलाड़ी होते हैं उनके द्वारा कैच के करने पर बॉल को जो है हाथ पीछे की ओर खींचते हैं, जो कि न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था 1946 को किया गया था। तो 1946 इसका करेक्ट आंसर होता। संविधान सभा का गठन जो कि 1946 में जो है कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर जो है पहली बार संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, और इसके आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। यानी कि जब कैबिनेट मिशन जब ये प्रस्तुत किए थे बोले थे, तो उसी के बाद जो है 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। उस समय जो देखा जाए जब भारत का विभाजन हो गया था पाकिस्तान से, उसके बाद सदस्यों की जो कुल संख्या रही थी वो 299 रही थी, जिसमें से मात्र 284 व्यक्ति ही जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उस पर संविधान पर जो है हस्ताक्षर करते हैं। यानी कि जिस समय संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो उस समय बनकर तैयार हुआ था, तो उस पर मात्र 284 व्यक्तियों का ही हस्ताक्षर है, लेकिन संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या उस समय 299 थी। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। वह देखें तो इसमें जो है यह संविधान सभा को बनाने में 2 बरस 11 माह 18 दिनों का समय लगा था। उद्देश्य का प्रस्ताव जो कि सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य का प्रस्तुत किया गया था। मैं देखा तो सच्चिदानंद सिन्हा जो कि इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, बाद में BN राव जो कि विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो पीपल वृक्ष इसका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनकी महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर और साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो ये साल वृक्ष भी ध्यान में रखेगा, ये भी शायद एग्जाम में पूछे जा सके। और नेक्स्ट देखें तो इनका पिता का जो नाम है वो सुदोधन था जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। वहीं देखें तो गौतम बुद्ध जो कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जो है वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को जो है इनको फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी। तो भारत में छठी जो आर्थिक जो जनगणना हुआ था वो 2012-13 के अंतर्गत किया गया था। तो 2012-13 इसका करेक्ट आंसर था। यदि प्रॉपर यदि एक साल दिया होगा तो 2013 इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है इसको मंत्रालय के द्वारा जो जारी किया गया था बस 7/2014 को जारी किया गया था। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मताई जो जनजाति है होली को त्योंगसो के रूप में मनाती है, यह जो है किस राज्य से संबंधित है। तो मताई जो जनजाति है जो कि मणिपुर से संबंधित है। तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर होता। मणिपुर में जो है मताई जनजातियों के द्वारा होली को यांगसो के रूप में त्यौहार के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखें तो उजली और
अनेरेकी होली जो है थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यानी कि उजली या अनेरेकी होली जो कि थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे हैं? तो सबसे लंबा देखा जाए तो सबसे अधिक जो लंबा कार्यकाल रहा है वह पवन कुमार चौहान का रहा है, जो कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो पवन कुमार चौहान इसका करेक्ट आंसर था। तो इसी तरह से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, कन्फर्म यही नहीं था। तो इनसे जुड़ी सभी फैक्ट को आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में पूछे गए थे क्वेश्चन। तो इनसे जुड़ी अन्य फैक्टों को देखें तो देश का सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर जो है रिकॉर्ड जो है यह सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चौहान का है। यानी कि सबसे अधिक लंबा जो कार्यकाल रहा है वह पवन कुमार चौहान का रहा है, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। उसी के बाद देखें तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले दूसरे जो मुख्यमंत्री बन गए हैं। यानी कि दूसरा सबसे अधिक जो मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले हैं वह नवीन पटनायक बन गए हैं। इनसे पहले जो है जो बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड था। यानी कि सबसे अधिक जो दूसरे नंबर पर थे वह ज्योति बसु थे, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। लेकिन इनका रिकॉर्ड तोड़कर जो है नवीन पटनायक दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल है। नेक्स्ट देखें तो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। यानी कि सबसे अधिक बार पूछा जाए तो यह जो है नीतीश कुमार, जो कि सबसे अधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो है मुख्यमंत्री के देखा जाए तो वीरभद्र, जो कि दूसरे सबसे अधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो किस रूप में पूछे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो स्वतंत्रता के समय जो है भारत की साक्षरता दर जो था वह 12 से 14% था। ये करेक्ट तो आंकड़ा नहीं प्राप्त हो पाए थे दोस्तों, तो इसके अराउंड में जो भी आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर था। तो भारत की जो साक्षरता दर था स्वतंत्रता के समय वह 12 से 14% के अराउंड था। भारत की स्वतंत्रता के समय देखा जाए तो 12% थी, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत की साक्षरता जो दर है वो 74% है। 1947 में देखा जाए तो स्वतंत्रता के समय महिला की साक्षरता दर जो कि 6 से 8% तक था। वहीं देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर जो कि 74.04%, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता दर जो कि 65.46% है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इन आंकड़ों को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस अधिनियम के द्वारा राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रखा जाता था? तो राजनेताओं को जो है 2 साल तक हिरासत में रखा जाता था, यह रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट के तहत जो है राजनेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया जाता था तो 2 साल के लिए हिरासत में रख लिया जाता था। तो रॉलेट एक्ट इसका करेक्ट आंसर होता। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में पारित हुआ था। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।